हेलो वेलकम फ्रेंड्स। हम बात करेंगे राजस्थान जीके की। हम राजस्थान जीके की यहाँ से शुरुआत करेंगे आज, लेकिन उससे पहले अपन राजस्थान इतिहास क्या होता है उसके बारे में अपन कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे अतीत में जो जो घटनाएं घटी है उनके क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप को ही इतिहास कहा जाता है। जैसे हम इतिहास के टुकड़े करें तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, इति, है और आस। मतलब इति का अर्थ होता है ऐसा और हे का अर्थ होता है निश्चित रूप से, और आस का अर्थ होता है था। यानी कि इसको मैं ये कह सकता हूं, इसका अर्थ क्या हुआ, निश्चित रूप से ऐसा ही था। निश्चित रूप से ऐसा ही था। ये क्या हो गया, इतिहास। ठीक है, अब इस इतिहास के अपन आगे की बात कर लेते हैं। जैसे इतिहास को बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, वो अपन बात कर लेते हैं। इतिहास को कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास इसको 3 भागों में बांटा गया, वैज्ञानिक दृष्टि से और अध्ययन की दृष्टि से। ठीक है, सबसे पहला जो आता है वो आता है पूरा ऐतिहासिक। सेकंड नंबर, इसको पूरी काल लगा सकते हैं इसका आगे। सेकंड जो आता है वो आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद जो आता है वो आता है ऐतिहासिक काल। ये इसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पूरा ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पूरा ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लिखित सामग्री नहीं मिली है, कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है, वो पूरा ऐतिहासिक काल होता है। आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिसमें लिखित सामग्री तो मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। यदि पढ़ा भी गया है तो प्रमाणिक नहीं है, वो इसमें आ जाएगी। और उसके बाद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वो होगा जिसकी सामग्री लिखित सामग्री मिली है और उसको निर्विवाद रूप से पढ़ा गया है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है, उसको पढ़ा जा चुका है, वो हो गया ऐतिहासिक काल। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं कि यह लिखित सामग्री, लिखित साक्ष्य नहीं मिले। यहां लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, यानी कि वो क्या है, अपठनीय है, उनको पढ़ा नहीं गया है। वो जाएगी आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में वो आएगी जहां पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उनको पढ़ा भी गया है। ठीक है, वो आ जाएगा इसमें ऐतिहासिक काल में। इसके बाद क्या अपन बात करते हैं कि प्रयोग के आधार पे, ये हो गया। इसके बाद आएगा प्रयोग के आधार पे कि जो धातुएं या फिर जो भी औजार जिस चीज के मानव ने लिए थे उन औजारों के आधार पे इनको जो बांटा गया उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसमें मेनली अपन 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। प्रयोग में जो औजार लिए गए थे उनके आधार पे पहला आता है पाषाण युग, और दूसरा जो आता है वो आता है धातु युग। पाषाण युग, धातु युग।
इसमें भी पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग पहला पूरा पाषाण, पूरा पाषाण युग। सेकंड जो है वो है मध्य पाषाण युग, और थर्ड नंबर पे है वो है नव पाषाण युग। इस नव पाषाण को ही उत्तर पाषाण कहते हैं। उत्तर पाषाण मतलब जो पाषाण काल जब खत्म हो रहा था, समाप्ति की ओर था, वो वाला पाषाण नव पाषाण काल कहलाता है, उत्तर पाषाण काल कहलाता है। ठीक। धातु युग में, धातु युग की अपने यदि बात करें नंबर 2 पे, धातु युग में इसके बाद आया था धातु युग। धातु युग को भी अपन ने मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो पाषाण काल, पहले मानव पाषाण के औजार यूज में लेता था। सर्वप्रथम जो इसके औजार बनाए थे उसने वो किसके बनाए थे, उपकरण वगैरह पाषाण के, यानी कि पत्थर के। पाषाण का था पत्थर के ही, और पत्थर के बाद में इसमें धातु पे आया था। कौन सी धातु यूज ली थी उसके बारे में। पाषाण के बाद यानी कि पत्थर के बाद जो सबसे पहले मानव ने जो धातु यूज में ली थी वो धातु ली थी तांबा। तो वो तांबा हो जाएगा ताम्र युग। ये हो गया ताम्र युग। उसके बाद जो उसने लिया था वो लिया था कांसा, तो ये हो गया कांस्य युगीन। कांस्य युगीन तांबा, तांबा के बाद में टिन की खोज कर ली थी मानव ने, तो टिन में तांबा में टिन मिलाने पे हुआ कांस्य। कांस्य के बाद में जो लास्ट में जो लिया था वो लिया था लोहा, तो ये हो गया लोहा युगीन। ये लोहा युगीन सभ्यता हो गई। लोहे की खोज बाद में हुई थी, पहले तांबे की हुई थी। ऐसे खोज में हो सकता है कि इसमें जहां से अभी जो चल रही है वो लोहे युगीन चल रही है। इसमें अभी सोना चांदी वगैरह की भी खोज हो चुकी है, लेकिन उसको हम स्वर्ण युग या फिर चांदी युग वो नहीं बोल सकते। युग वो होता है जिसमें अधिकांश उपकरण, हथियार वगैरह, उपकरण वगैरह जिस धातु के बनाए जाते हैं वो उसका युग बोला जाता है। यहाँ पे ताम्र युग में सबसे ज्यादा तांबे के धातु वगैरह यूज में ली जाती थी, मतलब तांबा धातु उपकरण वगैरह भी यूज में लिया जाता था, तो इसको ताम्र युगीन बोला। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा लोहे के यूज में लिया जाता है तो इसको लोहे युगीन बोला जाएगा। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसमें राजस्थान में जो भी सभ्यताएं मिली है, प्राचीन सभ्यताएं, वो प्राचीन सभ्यताएं अपना जो टॉपिक होगा प्राचीन सभ्यताएं, पहला टॉपिक इतिहास में पहला टॉपिक प्राचीन सभ्यता का होता है। जैसे अपन प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग टाइम पीरियड की प्राचीन सभ्यताएं मिली है। ठीक, जो अपन सभ्यता पढ़ेंगे उस सभ्यता में आएगा कि कौन कौन सी सभ्यता की खोज किस किस टाइम पीरियड की जो सभ्यता थी जो खोज में आई है। ठीक है, कोई मध्य पाषाण काल की थी, कौन सी पूर्व पाषाण काल की थी, कौन सी नव पाषाण काल की थी, कौन सी ताम्र युगीन, कौन सी कांस्य युगीन और कौन सी लोह युगीन सभ्यता थी। इस वजह से ये अपने काम की चीज है। ठीक है, तो इन दोनों में जब भी पाषाण युग समाप्त हो रहा था, नव पाषाण और जो ताम्र युग शुरू हुआ था, इन दोनों के बीच की भी सभ्यताएं मिलती है जिनको बोला जाता है ताम्र पाषाण युगीन या ताम्र पाषाण युग। तांबा जब ताम्र युग खत्म हो रहा था और कांस्य युग शुरू हो रहा था, तो यहाँ पर भी एक काल आया था, उसको कहा जाता है ताम्र, तांबा का ताम्र और कांस्य का कांस्य, ताम्र कांस्य युगीन मतलब युग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राजस्थान में मिली हुई जो भी सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी सभ्यताएं। जैसे अपन कुछ बाकी तो अपन जैसे जैसे सभ्यता को पढ़ेंगे वैसे वैसे हम बता देंगे, मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी सभ्यता किस किस काल की है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक दो एग्जांपल देकर के बता दूं कि जैसे अपने यदि बात करें पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल में जो राजस्थान में जो सभ्यताएं मिली है वो मिली है डीडवाना। उसके अलावा बात करें तो अपन जैन, ये दोनों है नागौर में। उसके अलावा यदि अपन बात करें मध्य पाषाण युग की और फिर नव पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल की अपनी यदि बात, इसमें विराटनगर भी है इसी का, ये पूरा पाषाण काल में विराटनगर एक ऐसी सभ्यता है जिसमें काफी टाइम की, मतलब 2 से ज्यादा 3-4 युग की वो मिली है सभ्यताएं, अलग अलग स्तर पे अलग अलग मिली है। तो विराटनगर की जो सभ्यता है वहां पर एक पूरा पाषाण युग के भी अवशेष मिलते हैं। विराटनगर जो कहाँ है, जयपुर में। विराटनगर हो गया जयपुर में, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मध्य पाषाण युग की। मध्य पाषाण युग में अपन बात करें तो मध्य पाषाण युग में जैसे मुख्यतः आ जाएगा भागोर। भागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में। इसके अलावा यहाँ आ जाएगा तिलवाड़ा। तिलवाड़ा यह है बाड़मेर में। यहाँ से जो सभ्यताएं मिली है उनमें मध्य पाषाण काल युग के भी अवशेष मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि जैसे बागोर में मध्य पाषाण काल युग के मिले हैं तो उसमें किसी और युग के नहीं मिलेंगे, और युग के भी मिल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। उसके अलावा अपन बात करते हैं नवपाषाण युग की। तो इसमें जैसे मिले हैं आहड़ सभ्यता में अवशेष मिले हैं नवपाषाण युग के। इसके अलावा गिलोड में मिले हैं। आहड़ है उदयपुर में और गिलोड होगा राजसमंद में, ठीक है। आहड़ उदयपुर में, गिलोड राजसमंद में। इसके बाद अपन बात करें ताम्र पाषाण युग की। देखो ताम्र पाषाण युग वो युग है जो नव पाषाण युग, जब पाषाण युग खत्म हो रहा था और ताम्र युग शुरू हो रहा था, उन दोनों के बीच में एक युग आया था, वो युग है ताम्र पाषाण युग। यहाँ पे जो सभ्यता मिली है वो मिली है गणेश्वर सभ्यता। एक मिनट देखो, वापस से समझो इसको, मैं सही से समझा देता हूं आपको कि पहले आया था पाषाण युग, पाषाण युग के बाद में आया था धातु युग। इन दोनों के बीच में पाषाण युग का जो तीसरा काल था वो कौन सा था, नवपाषाण। इस नवपाषाण युग के समाप्त होने के बाद और ताम्र पाषाण युग के शुरू होने से पहले एक काल आया था इन दोनों के बीच में। वो जो काल आया था उस काल को हम किस नाम से जानते हैं, ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ताम्र युग की बात करें अपन तो इस ताम्र युग में मिलेगी आपको गणेश्वर सभ्यता, और देखिए अपन तो गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। जैसे ये सभ्यताएं हैं, गणेश्वर तो है सीकर में और गणेश्वर का होगी डूंगरपुर में, ठीक है। कांस्य युगीन की अपन बात करें तो कांस्य युगीन में कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा। कालीबंगा किस काल की सभ्यता है, कांस्य युगीन की। उसके बाद अपन जैसे लोहे युगीन में बात करें तो लोहे युगीन में अपने आ जाएगी नोहे जो भरतपुर में है, नोहे, जोधपुरा, सोनारी, इसके अलावा रेड नगर वगैरह, ये जो सभ्यताएं हैं वो किसकी है, लोहे युग की। जैसे जोधपुरा कहाँ पर है, जयपुर में। सोनारी झुंझुनू में है। रेड कहाँ है, ये टोंक में है, ठीक है। तो ये हो गई। जैसे जैसे इनके अलावा भी और भी सभ्यताएं हैं और वो सभ्यताओं का कौन कौन सा युग है या उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वहां पे क्या क्या मिली, वो अपना आगे बढ़ेंगे। अपना टॉपिक यही होगा। इसके बाद में जो पुरातात्विक स्थल है, वो जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, वो वाले अपना अगला टॉपिक होगा, ठीक है। जैसे इसको मैं बताता हूँ, ये डीडवाना है, डीडवाना ये नागौर में है, डीडवाना, ठीक है। राजस्थान का इतिहास होता है, इतिहास उसे कहते हैं जो अतीत में जो हो चुका है उसके क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहा जाता है। इसी इतिहास में पहला टॉपिक अपन लेंगे प्राचीन सभ्यताएं। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो पहला टॉपिक होगा अपना प्राचीन सभ्यताएं। देखो सभ्यताएं वो होती है जो पहले कभी
आज से बहुत पहले जब वहां बस्ती हुआ करती थी, अब किसी कारण से वो बस्ती उजड़ गई है या वो दब गई है, वो नीचे जमीन में उसके ऊपर अपरदन की वजह से मिट्टी आ गई है और कुछ टीले वगैरह बढ़ गए, उनकी वापस खुदाई की जाती है तो वहां पे बस्तियां मिलती है, मतलब बस्तियों के अवशेष मिले हैं, वही प्राचीन सभ्यताएं होते हैं। उन प्राचीन सभ्यताओं पर सबसे पहले बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता ये हड़प्पाकालीन सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसी कालीन की सभ्यता है। अपन इसकी बात करें इसकी स्थिति की, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां या फिर काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि यहां से खुदाई में काले रंग की चूड़ियां मिली है तो इसी वजह से इसका नाम कालीबंगा रख दिया। और जो ये कालीबंगा शब्द है, ये शब्द है सिंधी भाषा का, ये सिंधी भाषा का शब्द है। अपन नेक्स्ट इसमें बात करें कि इसकी स्थिति कहाँ है, ये है कहाँ पे, तो इसकी अपन बात कर लेते हैं अगली, इसकी स्थिति के बारे में अपन यदि बात करें तो इसकी स्थिति है हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले में भी अपन इसकी स्थिति की बात करें तो ये है हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय जो है, जिला मुख्यालय से यह है, इसकी स्थिति है दक्षिण पश्चिम में, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से यह दक्षिण पश्चिम में है। यदि दूरी की भी अपन बात कर ले तो इसकी दूरी है 30 किलोमीटर, हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है वहां से इसकी दूरी होगी 30 किलोमीटर। एक चीज और ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जिले में ही एक और सभ्यता है जिसका नाम है पीलीबंगा सभ्यता। वो पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है और कालीबंगा सभ्यता से उसकी दूरी केवल 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है कालीबंगा और पीलीबंगा के बीच की दूरी। और हनुमानगढ़ जिले से पीलीबंगा की दूरी है 25 किलोमीटर, कालीबंगा की दूरी है 30 किलोमीटर, ठीक है। अपन इसकी बात करते हैं अगली, इसकी खोज किसने की थी। खोज की बात करें कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी 1952 में, और खोज करने वाले कौन थे, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष को ए घोष भी बोला जाता है, ध्यान रख लेना, जो भी है परीक्षा में अमलानंद घोष की जगह ए घोष भी आ सकता है, ए घोष, शॉर्ट में इसको ए घोष भी लिखा जाता है। इसने इसकी खोज की थी 1952 में। एक चीज आपको यहाँ तो ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि जो कालीबंगा सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम इसकी तरफ जो ध्यान आकर्षित किया था वो किसने किया था, ध्यान आकर्षित करने वाले कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि यहाँ जहाँ भी कालीबंगा सभ्यता मिली है इस जगह कोई ना कोई सभ्यता यहाँ पे है, ये सबसे पहले बताने वाले, ये ध्यान आकर्षित करने वाले इस टीले की, और वो कौन थे, वो थे एल.पी. टेसीटोरी। एल.पी. टेसीटोरी को टेसीटोरी भी लिखा होता है, जो एक लुइस पी टेसीटोरी, ये इसकी खोज करने वाले थे। फिर इसका उत्खनन किसने किया था, खोज और उत्खनन में फर्क ये था कि खोज तो पहले उस जो भी टीला वगैरह जो होता है उसकी खुदाई करके ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पे कोई बस्ती थी या नहीं, ठीक है। उत्खनन करना ये होता है कि वहां पे फिर खुदाई की जाती है और खुदाई में जो साक्ष्य मिलते हैं उनको कौन कौन से वहां साक्ष्य मिल रहे हैं, वो वाली चीज। तो इसका उत्खनन की अपन बात करते हैं कि इसका उत्खनन किसने किया। इसका उत्खनन करने वाले थे दो लोग, और उन्होंने कब किया था, उन्होंने किया था 1961 से लेकर के 1959 तक, 1961 टू 69 तक, ठीक है। उन दोनों में से पहला जो था वो था ब्रजबासी लाल, दूसरा जो था वो था बाल कृष्ण थापर, इनका भी शॉर्ट नाम भी आता है बी लाल और के थापर। ये पुरातत्व वेदा थे,
जिन्होंने इसके उसका उत्खनन का कार्य किया था। दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इनको। जैसे अपन बात करें इनके उत्खनन की, तो यहां लिख देता हूं मैं कि उत्खनन किसने किया था। उत्खनन हुआ था इनका 1961 से 69 तक। करने वाले डच बासी लाल, और जो दूसरे थे वो थे बाल कृष्ण थापर। इसका शॉर्ट नाम भी पूछा जाता है, इसका बीबी लाल। शॉर्ट नाम पूछा नहीं जाता, मतलब ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्खनन किसने किया, तो ऑप्शन में आपको बीबी लाल दे सकता है या फिर बी के थापर दे सकता है। इन दोनों ने इसका उत्खनन किया था। कब किया था? 1961 से लेकर के 1969 है ना, 69। ओके, अब अपन इसकी बात करेंगे आगे की। ठीक है, अपन नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं कि इसका काल कौन सा है, यानी कि सभ्यता किस काल की है। इसको खोजा तो 1952 में गया, लेकिन ये किस काल की है जहां यह बस्ती हुआ करती थी, तो वो मिली है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। अपनी यदि बात करें तो वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले। ये जो है ये है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर। कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर है, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति होती है जो प्राचीन जो भी अवशेष मिलता है उनकी आयु ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। इसमें कार्बन का पता किया जाता है। इसके अनुसार, इसकी कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 तक है। अपन इसके काल की करेंगे, ये किस काल की है, मतलब युग कौन सा था उसमें, धातु। तो धातु युग की अपन बात करें तो ये धातु युग की, कांस्य युग की, कांस्य युगीन सभ्यता है। पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, वो पूरी कांस्य युगीन सभ्यता ही है। इसके अलावा अपन यदि इनमें बात करें और, तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल की, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा होता है? आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है जिस काल के लिखित प्रमाण तो मिले हैं, यानी कि जिस काल में सभ्यता और संस्कृति का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए, वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। और सभ्यता और संस्कृति का वह काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, वो होता है प्राक ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है सभ्यता और संस्कृति का वह काल जिसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और वो पढ़े भी गए हैं, वो होता है ऐतिहासिक काल। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल किसके लिखित साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अपठनीय है, यानी पढ़े नहीं गए। ये इसके आद्य ऐतिहासिक काल की बात हो गई। ठीक है, इसके ऊपर उपनाम की बात करें, इसके जो उपनाम मिलते हैं उनकी बात करें तो इसका जो मेजर उपनाम मिलता है वो उपनाम मिलता है कि इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, और ये किसने कहा था इसको सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? वो कहा था दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बोला था। ये इसके उपनाम हो गए। अपन आगे इसकी बात करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी थी। जो भी यहाँ मिली है, मतलब ये किस प्रकृति की थी, तो अपन सबसे पहले यदि बात करें तो ये थी नगरीय सभ्यता। यानी कि ये ग्रामीण सभ्यता ना होकर के कौन सी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। आगे इसको बात करें तो इसको
दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। दीनहीन सभ्यता किस लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो मकान मिले हैं उन मकानों में जो ईंटें प्रयोग की है वो ईंटें कौन सी थी? वो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है या दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। ये इसके अलावा अपन इसमें जो सामाजिक के प्रकृति की बात करें तो सामाजिक प्रकृति में इसमें हो जाएगा कि जो इसका समाज था वो समाज था मात्र सत्तात्मक। समाज जो था वो था मात्र सत्तात्मक। मातृसत्तात्मक समाज था, यानी जो परिवार जो था वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक जैसे अभी पितृ सत्तात्मक है। मात्र सत्तात्मक का मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो सब कुछ है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता था, नहीं। मात्र सत्तात्मक का मतलब ये होता है कि यहाँ के जो निवासी थे उनको उनके पिता के नाम से न जान करके उनकी माता के नाम से जाना जाता था। अभी वर्तमान में पितृ सत्तात्मक समाज है, यहाँ लोग पिता के नाम से जाने जाते हैं। या इस समाज में यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है पूरी, उसमें कलियुग का सभ्यता है, यहाँ मात्र सत्तात्मक का मतलब है कि यहाँ पे परिवार के जो लोग होते थे उनको माता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ परिवार की बात करें तो परिवार क्या होता था? वो होता था एकल परिवार। एकल परिवार ये यहाँ की मुख्य प्रकृति है। अब अपन आगे बात करते हैं, जैसे ये इसकी प्रकृति की बात होगी। अब अपन आगे बात करें कि इसकी खुदाई के जो स्तर है वो 5 स्तरों में इसकी खुदाई की गई थी। वो कौन कौन से स्तर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिख देता हूं मैं कि इसकी जो ये कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता की जो खुदाई की गई है उस खुदाई को 5 स्तरों पर किया गया है। यानी कि अलग अलग काल के यहाँ 5 स्तरों के अवशेष मिले हैं। 5 स्तरों मतलब 5 काल के। ठीक है, जैसे अपन बात कर ले इसमें, तो इसमें लगभग जो सभ्यता है वो सारी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है, तो इसमें अपन बात करें सबसे पहले जैसे पहला चरण और दूसरा चरण। इसके बाद अपन यदि बात करें तृतीय, चतुर्थ और फिफ्थ, ये 5 चरण इसमें मिले हैं। जो इसमें पहला और दूसरा चरण जो मिला है वो मिला है प्राक हड़प्पा सभ्यता का, यानी कि हड़प्पा से पूर्व का सभ्यता। प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा पूर्व का, जो हड़प्पा सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता उससे पहले के। और जो ये 3 मिले हैं ये मिले हैं हड़प्पा कालीन, और उत्तर हड़प्पा कालीन। उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के, यानी कि जो इसकी जो खुदाई की गई है वो 5 स्तरों पे इसकी खुदाई की गई है। जिसमें पहला और जो द्वितीय स्तर मिला है वो है प्राक हड़प्पा सभ्यता के, और जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो मिला है वो मिला है हड़प्पा कालीन सभ्यता के और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता। उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद के। यानी कि इसमें जैसे ऐसा समझो आप, यहाँ पे बस्ती थी, जैसे इसकी खुदाई की ऊपर की मिट्टी वगैरह जो बर्तन की वजह से आई थी उसको हटाया, तो यहाँ पे स्तर मिला था, वो स्तर था 5th नंबर का, वो उत्तर हड़प्पा कालीन था। ठीक है, इसके नीचे फिर ये एक बस्ती थी, ये बस्ती कब बसी? जैसे इसमें ये 5 बस्तियां थी। ये पहली प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पूर्व यहाँ कोई सभ्यता होती थी, वो उजड़ी, फिर अपरदन की वजह से उसके ऊपर ही दूसरी बस्ती बसी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे। तो ऐसे 5 से सभ्यताओं के यहाँ से अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे अपन यदि बात करें इसके बारे में तो एक जो मुख्य बात है वो ये है कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत
में खोजी गई हड़प्पाकालीन प्रथम हड़प्पाकालीन सभ्यता। ठीक है, इसमें ध्यान रखना प्रथम हड़प्पाकालीन जो सभ्यता मिली है वो कालीबंगा नहीं है। प्रथम जो है वो है रोपड़। ये रोपड़ है हरियाणा में। ये कब मिली है? ये मिली है 1949 से 1950 के मध्य। और जो द्वितीय हड़प्पाकालीन सभ्यता है, ये सिंधुकालीन जो स्थल है जो यहाँ मिला है स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 के बाद में जो पहला मिला है वो है रोपड़, और जो दूसरा मिला है वो कालीबंगा है। कई जगह आपको पहला कालीबंगा मिला वो मिलेगा, लिखा हो पहला ये कालीबंगा की 1952 में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के आधार पे इसका यदि ये है कि स्वतंत्र भारत में खोजी गई प्रथम हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है, और यदि रोपड़ ऑप्शन में हो तो इसका आंसर रोपड़ होगा। यदि रोपड़ ऑप्शन में नहीं है तो कालीबंगा होगा, और यदि द्वितीय पूछे और कालीबंगा ऑप्शन में हो तो कालीबंगा उसका आंसर होगा। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे। आगे अपन बात करें तो अपन बात करें कि जो भारत है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा स्थल है कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा सबसे बड़ा स्थल कालीबंगा है। तीसरा यह है तो पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है? पहले की अपन बात करें तो पहला है राखीगढ़ी और दूसरा है धोलावीरा। पहला राखीगढ़ी और दूसरा धोलावीरा। राखीगढ़ी है हरियाणा में और धोलावीरा गुजरात में है। यानी कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वैसे उसके बड़े हैं जो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह वो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन वर्तमान में अपन बात करें कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल कौन से हैं? पहला राखीगढ़ी है, दूसरा धोलावीरा और तीसरा नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है कालीबंगा। ठीक है, ये हो गई। अब अपन इसकी बात करेंगे, अपन इसकी विशेषताओं की। इसकी विशेषताओं से बात करने से पहले अपन इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो अपन कर लेते हैं। जो मैं एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि जो ये कालीबंगा है, ये कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जिस नदी के किनारे स्थित है वो है घग्गर नदी। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के ये बाएं किनारे पे है। घग्गर नदी के बाएं किनारे पे ये स्थित है। घग्गर नदी, या फिर आपको वहां पे क्वेश्चन में सरस्वती नदी भी मिल सकता है, आपको वहां द्वेषवती नदी भी मिल सकता है, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं जैसे अमृत नदी वगैरह आपको मिल सकता है। जो भी ऑप्शन में मिले, मुख्यतः आपको ऑप्शन में ये दो ही मिलने होंगे, दो आपको याद होना जरूरी है, तीसरा भी आपको याद होना जरूरी है, या तो घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी। ये दो आपको याद होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इनमें से। ठीक है, और अपन यदि बेसिक बातें करें तो इसके बारे में अपन बेसिक बातें कर लेते हैं पहले कि जैसे ये तो हो ही गया, अपन बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। इसकी विशेषताओं से बात करने से पहले जो राजस्थान है उसमें पुरातात्विक कार्य का सर्वेक्षण सबसे पहले कहाँ किया गया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था ACL कार्लाइल के द्वारा। कब? 1871 में। यानी कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था AC कार्लाइल। AC कार्लाइल के द्वारा। कब? यदि डेट सन भी आपको पूछ ले तो वो है 1871 में। ठीक है, ये हुई। अब अपन इसकी बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। ठीक है,